जानते हैं। थोड़ा सा और कुछ कहूंगी कि अर्चना जी का एक ध्यान से जो अपना एक ग्रुप है जिसमें अलग अलग विषयों पे वो ध्यान कराती है, चक्रास के ऊपर, थेरेपी के ऊपर। तो काफी सारे विषयों पे वो ध्यान कराती है। यदि आपको किसी भी टॉपिक के संबंध में उनसे जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। तो आज वो हमें बहुत सुंदर, उनका फेवरेट टॉपिक है ये, इनर इनर चाइल्ड। मैंने किया था, बाद में उसने भी किया था, हम लोगों ने बाद में फिर से दोबारा साथ में किया था शायद। तो शंपा मैम के साथ तो इनर चाइल्ड के बारे में, और उन्होंने, मुझे आज भी याद है जब वो इनर चाइल्ड करती थी तो वो डायरी के डायरी लिखना उससे नहीं होता था तो वो रिकॉर्डिंग करती थी। रिकॉर्डिंग करके हर एक दिन का एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करती थी वो। तो वो बहुत ब्यूटीफुल जर्नी थी हम लोगों की, एक साथ मैं भी सीख रही थी, वो सीख रही थी, एक दूसरे से शेयर करते थे। बहुत मजा आ रहा था उस रास्ते का, वो जो बोलते हैं ना कि डेस्टिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ा था इनर चाइल्ड हील हुआ है कि नहीं, मगर वो यात्रा बहुत ही मस्त थी, मजेदार थी। तो आज ऐसी ही कुछ यात्रा अर्चना जी हमें कराने वाली है। तो ओवर टू यू अर्चना। ज्यादा समय नहीं लूंगी। धन्यवाद सभी लोगों का कि जिन्होंने मुझे फिर से मौका दिया यहाँ पे आके मेरे लर्निंग्स शेयर करने के लिए। सो थैंक यू। तो जैसे कि कल्पना ने बताया कि हम दोनों ने काफ़ी कुछ साथ में सीखा। और ये इनर चाइल्ड जो है, ये इनर चाइल्ड हीलिंग, ये हम दोनों के क्या, बहुत लोगों के दिल के करीब है। उसके बाद बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल गई है। तो ये विषय काफ़ी नाजुक सा है। उसके बाद फिर मैंने बहुत मेंटर्स के साथ यही सब्जेक्ट को रिपीट किया। मैंने प्रॉपरली फिर 6 मंथ्स का पूरा उसका कोर्स किया कि बाबा इसमें होता क्या है, अलग अलग एस्पेक्ट्स में कैसे जाना है। तो वो भी मैंने जाना है और मुझे अभी लगता है कि ये बहुत एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसकी जानकारी सबको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इनर चाइल्ड हमारे पूरे व्यक्तित्व व्यक्तित्व पर, अपनारे पूरे जीवन पे इसका प्रभाव डालते हैं। तो हमें इसीलिए मैंने आज ये सब्जेक्ट चूज़ किया कि इस पे काम करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट वीक हमने जाना कि सेल्फ लव क्या होता है। फिर हमने देखा कि तब मैंने मेरी जर्नी फिर से शेयर की थी कि बाबा सेल्फ लव ऐसा होता है कि मैं जब डाउन थी, मैं लोगों से प्यार की बुखार लगाती थी, लोगों से प्यार की इच्छा रखती थी, या मुझे प्यार चाहिए, मुझे वो अप्रूवल चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए। तो वो मेरी पर्सनालिटी कैसे बनी, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा एक जर्नी होता है। जो हमारी जो पर्सनालिटी बनी है, तो उसके पीछे एक जर्नी है कि हम ऐसे क्यों है। तो वो जो है, आज मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। बट अगर उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि लोग मुझे पूछेंगे ये सिर्फ मैं कर रही हूँ, ये मैं कौन है। तो ये मैं जो अपनी स्टोरी बताती हूँ, ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, ये बहुत लाखों करोड़ों लोगों की स्टोरी है। ये एक रीज़न है उसके पीछे। दूसरा कारण ये है कि जब मैं अपने लिए असुरक्षित रहूँगी, कि मैं खुल के अपनी चीज़ें जब शेयर करूँगी, तभी लोग आके अपनी चीज़ें, अपनी मेमोरीज पे काम करेंगे, खुलेंगे, ओपन होंगे। वो एक रीज़न होता है। तीसरा चीज़ ये है कि हम सारे, जब मैं कोई शेयर कर रही हूँ इंसिडेंट्स, लर्निंग्स, या मेरे क्लाइंट का हो या मेरा खुद का हो, तो उसके साथ हम एक अलग माहौल, एक सुरक्षित माहौल बनाने का कोशिश करते हैं, जिससे कि हर एक कोई जो इस ग्रुप में जुड़ा है वो सुरक्षित महसूस करे, क्योंकि ये एक हीलिंग प्रोसेस है। तो मे भी आज ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग रोए, कुछ सरफेस पे आए, जो आपके बचपन के कुछ हर्ट से, कुछ वुंड से, कुछ एक्सपीरियंसेस से, वो आपके सपने में भी आए, क्योंकि आपका ये रात का समय है, या फिर आपके दिमाग में कुछ चले। तो ये बहुत नॉर्मल है। तो आप रात को सोते टाइम भी एक पेन पेपर लिख के रखिए, लेके रखिएगा, और आपको अगर लगता है
तो आप उसको अपने यहाँ पे वो नोट डाउन कीजिएगा सुबह, तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या किया है, मतलब क्या क्या आपको काम करना है। तो ये चीज़ हो गई। तो अभी पहले हम जानते हैं कि ये इनर चाइल्ड होता क्या है। इनर चाइल्ड होता है हमारे अंदर का एक इसेंस, हमारा अनुभव, हमारे एक्सपीरियंसेस या हमारे जीवन की एक बुक कह दीजिए जो। और ये इनर चाइल्ड बनता कब है? जैसे ही हमारा जन्म होता है तो उस जन्म से लेके एक 8 साल तक, कुछ लोगों में 12 साल तक, कुछ लोगों में 15 साल तक, जो हमारी जो पर्सनालिटी बनती है उसको हम बोलते हैं इनर चाइल्ड। आप मानो कि ऐसा समझो कि हम जब जन्मते हैं तो हमें एक सिर्फ मिट्टी का एक गोला होते हैं, फिर उस गोले को हम बताते जाते हैं कि तू तो गुड, यू आर नॉट गुड इनफ, तू पागल है, तू बेवकूफ़ है, तुझे इतना भी नहीं आता है, तू बात ही नहीं कर सकता है। या फिर हम उसको बताते जाते हैं कि तेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, तू बहुत गुस्सेलू है, तू बहुत झगड़ालू है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम उसको बताए जाते हैं उस मिट्टी को। फिर वो मिट्टी क्या समझती है, वो जो गोला होता है ना, नाजुक सा गोला, वो उसको अपने आप में ही वो एक शेप देना शुरू कर देता है कि हाँ, अरे ये सच में सही है। अगर मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं तो मैं सच में ही ऐसा ही हूँ या ऐसे ही हूँ। और हम धीरे धीरे अपने लिए वो धारणाएं बनाना शुरू करते हैं। उसको हम एक लिमिटिंग बिलीव्स बोलते हैं कि हमें, हमारे लिए लगता है कि हम यही पर्सनालिटी है और इसी के साथ हमें जीना है। और आगे चल के क्या होता है कि बाद में हम बड़े हो जाते हैं, जॉब भी करने लगते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ कुछ पॉइंट्स पे ट्रिगर होता है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी को बताया जाता है कि बाबा यू आर नॉट गुड इनफ, ये बहुत शाय हैं, तो बंदा या बंदी जब ऑफिस में जाता है, मैं बहुत शाय हूँ, मैं बात नहीं कर सकता हूँ, या मुझे एक्सप्रेस नहीं करने आता है, तो वो खुद ही को बता देता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। या कुछ लोग होता है, अरे नहीं नहीं उससे बात मत करना, वो बहुत एंग्री है, वो वो टेंशन में आ जाता है, या एंगर, उसका एंगर पागलों की तरह होता है। तो वो क्यों है? हम उसके पीछे वाला जो इंसान है, उसके पीछे वाली जो परिस्थितियां हैं, उसको हम देखते नहीं हैं। हम उस पर्सनालिटी को एक लेबल देना शुरू कर देते हैं। ये एंग्री है, ये इंट्रोवर्ट है, ये शाय है, इसमें कॉन्फिडेंट नहीं है। ये सारी जो लेबल्स है, हम उसी के साथ हमारे पर्सनालिटी का एक हिस्सा बना के उसके साथ जीना शुरू करते हैं। और यही लिमिटिंग बिलीव्स हमें हमारे पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रोकती है। ये हमें होल्ड बैक करती है कि नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकती है। एंड फिर हम हमारे हथियार वहीं पे छोड़ देते हैं कि भैया ये अपने बस की काम ही नहीं है, बात ही नहीं है, तो जाना ही क्यों है, करना ही नहीं है। तो वही हो जाता है कि कुछ लोग सेम ही परिस्थितियों में, मतलब अगर आप देखोगे कि बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं और कुछ लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, बट आगे जाने के बाद वो कहीं और ही पहुंच जाते हैं। मतलब उनमें जो कॉन्फिडेंस होता है या रिस्क लेने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही अलग लेवल की होती है। और कुछ लोग बहुत पढ़ाई करते हैं बट तभी भी वो नहीं कर पाते हैं। तो उसका कारण ही वही होता है कि बचपन में उनके दिमाग में जो डाला गया है उसी पे, उसको ही वो सच मान रहे हैं। और इसीलिए वो अभी अपने पोटेंशियल, अपने कैपेसिटी के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर मुझे इस सिचुएशन को थोड़ा सा
और अच्छी तरीके से समझाना होगा। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, तो होप कि सबको अच्छा लगेगा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना। तो यस, थैंक यू। तो इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए भी शेयर करना चाहती हूँ कि आज बहुत लोगों को अपने मन की बात भी बतानी होगी, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो उससे पहले हमें एक नॉन जजमेंटल इन्वायरमेंट, एक सुरक्षित माहौल बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि आज किसी को कुछ अपने मन से कुछ आ रहा है, उनको बताना है, तो वो एक माहौल चाहिए कि बाबा मेरे ग्रुप में सारे लोग मुझे एक सकारात्मक दृष्टिकोण से सुने, मेरे बातों का सम्मान करे, कंपैशन रखे, ना कि उसको एक दूसरी नज़रिए से देख के कुछ अलग ये करे। तो उसके लिए पहले हम एक लव सर्कल बनाते हैं। तो उसके लिए मुझे चाहिए आप लोग 1 मिनट आंखें बंद करेंगे और अपने हाथ, मतलब अपना राइट हैंड, अपना दाहिना हाथ अपने नेक्स्ट पर्सन के हाथ में, उसके लेफ्ट हैंड में, और अपना लेफ्ट हैंड दूसरे के राइट हैंड में। ऐसा हम एक सुंदर सा एक लव सर्कल बनाएंगे और उसमें हम एक उद्दिष्ट बनाएंगे कि आज के इस सेशन के लिए हमें अपने आप को पूरे, हर एक इंसान जो इस ग्रुप से जुड़ा है, जो रिकॉर्डिंग भी देख रहा है, उनके लिए भी एक सुंदर सा माहौल, सुरक्षित माहौल बना रहे हैं। तो आप एक गहरी सांस लीजिए एंड अपनी सांस छोड़िए। जस्ट महसूस कीजिए आपका दाहिना हाथ आपके बाजू वाले के बाएं हाथ में है और हम सब एक सुंदर से सुरक्षित लव सर्कल में, प्यार के गोलाकार में बैठे हुए हैं। हम एक दूसरे को बता रहे हैं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम डरना नहीं। आज ये तुम्हारी प्रोसेस है, आज ये मेरी प्रोसेस है। हम सभी की यात्रा ऐसी कुछ तो है। आज तुम जो भी कुछ शेयर करोगे, मैं सिर्फ अपने कान दूंगा, दूंगी। एक कंपैशनेट माहौल बनाएंगे, एक सुरक्षित माहौल बनाएंगे और इसी उद्दिष्ट के साथ धीरे धीरे हम हमारी आंखें खोलते हैं। इस सर्कल में हमने देखा कि बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज भी आई है। आपकी भी जो डिवाइन एनर्जीज जिस पे आप भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वो सारी डिवाइन एनर्जीज हमें आज इस हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करने के लिए आई है। आप चाहे तो आंखें खोल सकते हैं। तो मैं पहले अपने से शुरू करती हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस, जो मैंने बताया कि मैंने अपने आप पे जो काम करना शुरू किया, तो मैंने कल्पना को बोला मुझे बहुत कुछ करना है, ये करना है, वो करना है। मैंने अपने फ्लायर्स भी बना लिए। फिर फ्लायर्स बनाने के बाद 2 महीने हो गए, बट मैं अपने फ्लायर्स पोस्ट नहीं कर पा रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या रोक रहा है, वॉट इज़ होल्डिंग मी बैक। और उसी दौरान मैंने एक सेशन लिया मेरे एक बड़ी से, और उसमें मुझे समझ में आया कि मुझे फियर ऑफ रिजेक्शन है, कि मैं अगर फ्लायर डालती हूँ तो लोग मुझे स्वीकारेंगे। तो वो जो डर था, और जब मैंने उस डर पे काम करना शुरू किया, तब मैंने देखा कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब मैं क्या कर रही थी। तब भी मुझे फियर ऑफ रिजेक्शन था कि लोग सब छोड़ के गए हैं, मुझे, आई एम रिजेक्टेड, आई एम नॉट एक्सेप्टेबल। तो तब मैंने उस टाइम पे इतनी सारी पैरासीटामोल खानी शुरू की कि शुरुआत में ठीक था कि मुझे दर्द हो रहा था तो मैं 8 पैरासीटामोल एक दिन में खाती थी, मतलब
नेदरलैंड में, यहाँ यूरोप में आपको सिर्फ एक ही दवाई मिलेगी, पैरासीटामोल पेन किलर, दैट्स इट। तो वो खाती थी, तो मुझे वो जो मेडिसिन है वो एक मुझे मिट्टी की खुशबू देती थी। तो शुरुआत में मैंने वो पैरासीटामोल सिर्फ दर्द कम करने के लिए की, बट बाद में मैं जब डिप्रेशन में थी, जब मुझे लोनली फील हो रहा था, तो वो दवाई लेनी मेरी आदत बन गई, क्योंकि उसमें ना मुझे कुछ तो सूदिंग लगता था, कुछ तो मुझे अपनापन लगता था। और जब मैंने उस पे काम किया तो मैं पीछे गई, और तब मैंने देखा कि एक 1.5 साल की लड़की, छोटी सी बच्ची, दोपहर के कड़ी धूप में, मतलब बाहर धूप है, वो घर में बैठी है, सब लोग सो रहे हैं। जो चूल्हा जलता है ना, पुराने ज़माने में जो चूल्हे जलते थे वो ठंडे हो जाते थे खाना खाने के बाद, तो उस चूल्हे की जो मिट्टी होती है ना रोस्टेड, तो वो निकाल निकाल के खा रही है। तब मुझे समझ में आया, ये तो मैं हूँ, मैं ये क्या कर रही हूँ यहाँ पे। तब मैंने जब देखा कि वो जो बच्ची है वो अकेला महसूस कर रही है, उसे जो रिजेक्ट किया गया है समाज ने, माता पिता ने, घर वालों ने, उसे, वो जो मैं, आई एम नॉट लवेबल, मुझे इस दुनिया में आने का कोई हक ही नहीं था, पर तभी भी मैं इस दुनिया में आई हूँ और मुझे कोई नहीं देख रहा। मैं अकेले उस कोने में वो बच्ची बैठी है और दोपहर की मस्त वो मिट्टी खाए जा रही है। तो वो जो मिट्टी है, वो मिट्टी मुझे सूदिंग, उस बच्ची को एक सूदिंग इफेक्ट देता था, कि उसको अच्छा लगता था कि अपने लोनलीनेस में कुछ तो है। तो उस बच्ची के साथ क्या हुआ था, वो बच्ची एक थर्ड गर्ल चाइल्ड थी। तो उस ज़माने में 40 years बैक, उस ज़माने में कि तीसरी लड़की होना मतलब एक भयंकर पाप था हमारे समाज में। तो जिससे कि जब मैं पैदा हुई तो घर का माहौल वैसे भी ख़राब था, कि जैसे कि तब मुझे बताया गया कि मेरी बुआ मुझे बताती थी कि बाबा, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें चाहते ही नहीं थे, तुम जब जन्मी तो तुम्हारे माँ ने तो तुझे दूध भी नहीं पिलाया, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे पास तो देखा भी नहीं, मैंने तुझे कॉटन से दूध पिलाया, तो इतनी छोटी थी। तो उसके बाद फिर मुझे अपने नानी के घर भेजा गया, कि जहाँ पे नानी की आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बट वो बेचारी कहीं से ना कहीं कुछ तो दाल चावल लेके आके मुझे खिलाती थी। तो जब मैंने उस पे काम किया ना, तब मुझे अपने नानी के लिए बहुत अच्छा लगा, बहुत ग्रैटिट्यूड फील हुआ कि मैं अपने नानी की वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। तो वहाँ पे जो भी कोई आता था मेरे नानी घर में कि बाबा ये कौन है, तो वो जब पूछते थे कि तो ये ना तीसरी लड़की है ना, ये तीसरी फिंदरी है, मुझे फिंदरी का हिंदी में शब्द नहीं मिला, ये मराठी वर्ड है, बट ये तीसरी फिंदरी है ना, तो यहीं पे डाल के गए हैं, उसके पेरेंट्स कौन देखेगा उस तीसरी बच्ची को। तो वो जो घटनाएं थी वो मेरे अंदर घर करने लगी कि आई एम नॉट लवेबल, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मैं किसी काम की हूँ नहीं। फिर उसके सॉरी फिर उसके बाद जैसे मैं 4 साल की हुई, फिर मेरे पेरेंट्स मुझे लेके गए घर, तो वहाँ पे ऐसा माहौल था कि मुझे वो घर अपना नहीं लगता था। मैं, बहुत बड़ा घर था, 40 लोगों की फैमिली थी, बट वो घर मुझे अपना नहीं लगता था। मैं तभी भी अकेली थी उस घर में। तो मैं अपने माँ को चाची बुलाती थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरी माँ है। तो वो जो सारी सिचुएशन हुई, फिर उसके बाद एक चाचा जी थे, वो हमेशा बोलते थे ये तीसरी लड़की को तो देख के ना मेरा ना खून खौल उठता है। तो वो जो सारे वर्डिंग्स थे, और जो कोई आता था, 3 लड़कियां, ये तो कितना बर्डन है बाबा, 3 लड़कों की शादी करना कितना काम है, कितना काम है। तो वो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मैं ज़बरदस्ती इनके घर में घुस आई हूँ, मुझे क्यों जन्म दिया। तो दो चीज़ें बढ़ने लगी, एक तो मेरे में वो गुस्सा कि मुझे इन लोगों ने क्यों जन्म दिया, मैं नहीं थी, और दूसरा एक
कि मैं इन पे बर्डन हूँ, और तीसरा कि मुझे कोई एक्सेप्ट कर ले। तो वो सारी चीज़ें लेके मैं बड़ी हुई। तो मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं इतनी एंग्री पर्सन क्यों हूँ। मैं बहुत गुस्सैली थी। मुझे मुझे कोई मतलब ऐसा लगता था कि जो भी कोई बोल रहा है ना, मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे हित में नहीं है, वो मुझे नहीं चाहते हैं, और वो मुझे कहीं से तो भी मुझे हार्म करने वाले हैं। तो ये सारी जो सिचुएशंस होती है बच्चों में, भले ही कभी कभी लोग मजाक में भी बात कर लेते हैं, बट वो जो बच्चा होता है छोटा, इन सारी चीज़ों को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे जैसे आप बड़े होते हो, तो इसी यही आपकी पर्सनालिटी बन जाती है। कि फिर मैं जैसे बड़ी होती गई तो मैं बहुत पढ़ाई करने लगी, कि चलो बाबा, अगर मैं अच्छी पढ़ाई करूँगी तो सारे लोग मुझे अटेंशन देंगे, मुझसे प्यार करेंगे। मैं बहुत मेहनत करूँगी तो मुझे कोई तो प्यार कर लेगा। या फिर उसके बाद मैं ना अप्रिसिएशन के लिए लोगों के हिसाब से बिहेव करना शुरू कर दिया मैंने, कि अप्रिसिएशन चाहिए, प्यार चाहिए। और वही जो था, वहीं पे मेरा सेल्फ लव कब का कहाँ चला गया वो मुझे भी पता नहीं था। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो वो आपको पूरी स्टोरी लास्ट सेशन में पता है, तब जाके इस सब का एक ब्लास्ट हुआ। और जब मुझे पता चला कि ये मेरा जो रिजेक्शन ऑफ फियर है, उस पर जब मैंने काम किया, तो 2 घंटे के सेशन के बाद नेक्स्ट 1 आवर में मैंने अपने सारे पोस्टर्स, फ्लायर्स पोस्ट किए। तो इतनी ताकत होती है जब आप अपने बिलीव्स पे, अपने जो लिमिटिंग या कुछ अपने एक्सपीरियंस पे काम करते हो, और अपनी खुद के एक क्या बोल सकते, ओरिजिनल सेल्फ में आते हो, अपने ओरिजिनल पावर में बैक होते हो। तो वैसा ही कुछ सबके साथ होता है, कि हर एक का कोई तो लिमिटिंग बिलीव होता है। तो वो लिमिटिंग बिलीव कहाँ से आ रहा है, वो हमें ढूंढना है। तो अभी इसमें आता है कि हम कैसे समझे कि हमारा इनर चाइल्ड हील नहीं है, या हम कैसे समझे। तो उसमें होता है कि अगर आप परसिस्टेंटली एक सैडनेस में हो, बहुत एंग्री होते हो, आपको भी पता नहीं है कि ये एंगर क्यों है, या एंजाइटी कंटिन्यूसली क्यों है, या फिर आप कंटिन्यूसली एक फियर में जी रहे हो, या बार बार आप अपने लिए प्यार ढूंढ रहे हो, अप्रूवल ढूंढ रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, या फिर आपको हमेशा रिजेक्शन का फियर है, अबेंडनमेंट का फियर है, कि कोई मुझे निगलेक्ट कर रहा है उसका फियर है, या फिर किसी ने थोड़ी सी सिंपल सी बात कर दी तो भी आपको बुरा लगता है, बट वो कोई बड़ी बात तो है नहीं, बट तभी भी आपको बुरा लगता है। हमें लगता है कि बाबा, इसने मुझे जानबूझ के बोला, सामने वाले को तो उसका कोई ख्याल भी नहीं होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको कब क्या लगेगा। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये हमारे बचपन के हर्ट से जनरेट हुई होती है। इसको हम इनर चाइल्ड बोलते हैं। तो इन सारे एक्सपीरियंस पे, इन सारे अनुभवों पे हमें काम करना होता है। कि जैसे कि और इसका फ़ायदा क्या है, क्यों करना है हमें काम। सभी लोग ऐसे ही जीते हैं, सभी लोग तो, सभी के लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ होता है, तो क्यों करना है हमको काम। तो उसमें 3-4 चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स कि आपको अपने पोटेंशियल, अपने कैपेसिटी को पूरी तरीके से बाहर लाना है, और अपने करियर में, अपने लाइफ में ग्रो होना है। फिजिकल एस्पेक्ट से देखती हूँ मैं। दूसरी चीज़ है कि जब हम इमोशनली हील रहेंगे, तभी हम हमारे बच्चों को भी अच्छा माहौल दे सकते हैं। जब मैंने ये सारा पढ़ाई किया, जब सीखा शुरू किया, तब उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपने बच्चे को क्या क्या पास ऑन किया है। मेरे हर्ट्स, मेरा फ्रस्ट्रेशन,
जो मुझे नहीं मिला है, तो वो जाने अनजाने में हम बहुत कुछ अपने बच्चों को दे देते हैं। तो अभी मुझे उस पे भी काम करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसके 8 साल तो निकल गए, तो उस पे जो हो गए संस्कार, तो उस पे भी मुझे काम करना पड़ेगा। तो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए तीसरी बात यह होती है कि अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए, प्रॉपर हेल्दी बाउंड्रीज बनाने के लिए हमारे इनर चाइल्ड को हील होना बहुत ज़रूरी है। और जो कॉन्फिडेंटली हमें समाज में रहना है, जो अपने आप में एक आत्मविश्वास चाहिए, उसके लिए भी इनर चाइल्ड हीलिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि जैसे मैंने बताया कि एक फॉर मेरी एक ये थी क्लाइंट थी, तो वो जब आई तो उसका कहना था कि मैं अपने पति से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मेरा पति बिल्कुल मुझे ध्यान नहीं देता, कुछ नहीं देता। तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों भी मेरे क्लाइंट हैं। तो मैंने उसके पति की भी पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली, उससे सारा जाना। फिर समझ में आया कि वो दोनों भी अलग अलग अपने हर्ट्स लेके आके बैठे हैं। कि वो जो लड़की थी उसको अटेंशन चाहिए था, उसको एक्सेप्टेंस चाहिए था, अप्रूवल चाहिए था। और वो चाहती थी कि उसका पति दे रहा था, बट तभी भी वो ले नहीं पा रही थी। क्या होता है ना कि इस हर्ट के साथ जब आप बढ़ते हो, आगे जाते हो, तो लोग आपके आसपास बहुत अच्छे भी हो तो भी हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमें पहले अपने आप पे काम करना होता है। जब मैंने उस लड़की से बात करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि उस लड़की के पापा 7 साल के उम्र में पास्ट अवे। तो उसको वैसे भी वो ऑर्फिन की तरह थी, वो अपने नाना नानी के घर थी। फिर उसके बाद उसके माँ ने दूसरी शादी कर ली। तो वो जो दौरान था 7-8 साल का, जो उसका जो पेन था पूरा, कि मैं वर्दी नहीं हूँ, कोई मेरे पास ध्यान नहीं दे रहा है, सब लोग अपने अपने में हैं। और उसने अपने लाइफ में किसी भी शादी को सक्सेस होते हुए नहीं देखा है। तो ये सारी जो घटनाएं थी, वो सारा जो उसका बैगेजेस था, वो लेके वो अपने नए रिलेशनशिप में गई। और वहाँ पे जाके उसका पति सब कुछ दे रहा है, बट वो लेने की कैपेसिटी नहीं रख रही थी। तो इसीलिए उसके शादी में, रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे थे। वो केस कंप्लीट करने के बाद देन मैंने डिसाइड किया कि ना, अभी मुझे जाना है प्री वेडिंग और प्री मैरिज काउंसलिंग भी करना है मुझे। क्योंकि कोई भी अच्छा रिलेशन में जाने से पहले हमें हमारे हर्ट्स पे काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप अपने हर्ट्स पे काम करोगे, पूरी तरीके से सारे बैगेजेस निकाल दोगे, तो आप एक सुंदर सा रिश्ता बना सकते हो। और आज वो लड़की को जस्ट लास्ट मंथ उसको बेबी बॉय हुआ। एंड उसने मुझे बताया कि नहीं, अभी मुझे और काम करना है मेरे इनर चाइल्ड पे। कि जब सेशंस हुए, जब शुरू हुए, तब वो थोड़ी मतलब पहले 3 महीने की प्रेगनेंसी में थी, तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाई। बट वो लड़की, जब मैंने उनका कपल सेशन लिया, तो वो लड़की ने मुझे फ़ोन किया और रोने लगी। बोलती है कि मैंने आज तक अपने लाइफ में किसी ने मुझे बिठा के ऐसे कभी समझाया नहीं, बताया नहीं कि प्यार क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, वो हमारे पर्सनालिटी पे कितना अफेक्ट करती है। मैंने ये एग्जाम्पल, ये केस स्टडी इस बताया कि आपको इस सब्जेक्ट की गहराई समझ में आए कि हमारे कौन कौन से दिशा में ये हम पे अफेक्ट करता है। तो अभी ये तो हो गया आपका फिजिकल, इमोशनल, मेंटल। तो मेंटल आप समझ सकते हो कि आपके करियर में आपको ग्रो करना है, ऑफिस में बहुत अच्छा सा परफॉर्म करना है फुल पोटेंशियली। वहाँ पे जो ऑफिस पॉलिटिक्स है, वहाँ पे नीडर होके उससे फाइट करना है। तो उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो वो हो गया आपका मेंटल। तो स्पिरिचुअल में क्यों करना है भाई? स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरत है हमें इनर चाइल्ड हीलिंग करने की? तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इनर चाइल्ड हीलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जब हम अपने हर्ट से उभरेंगे, तब जब हम प्यार में आएंगे, तभी हम अपने सच्चे स्वरूप में जाएंगे। तभी हम हमारे सच्चे स्वरूप से मिलेंगे। और हम हमेशा
एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक ऊर्जा में रह पाएंगे। ये सारे हर्ट्स लेके, ये सारा दुख, ये बैगेजेस लेके, वो सारे निगेटिव थॉट से कभी भी हम स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल कोर्सेस में इनर चाइल्ड हीलिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। तो अभी सवाल उठता है कि हम इसको करें कैसे बाबा। तो ऑफ कोर्स कि आपको अगर लगता है कि आपका ट्रॉमा, आपका बचपन बहुत ही ख़राब था, आप खुद से उस पर काम नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी प्रैक्टिशनर की हेल्प ले सकते हो। जहाँ पे आपको लगता है कि मैं उस पर्सन से कंफर्टेबल हूँ, वहाँ से आप अपने प्रैक्टिशनर से हेल्प ले सकते हो। दूसरी चीज़, अगर छोटा मोटा है, जैसे कि आज तो ये सारे ध्यानी लोग हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिशनर आई जस्ट सजेस्ट कि जिनको मेडिटेशन ये कुछ कुछ भी नहीं पता है, उनके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। बट हमारे जैसे ग्रुप में क्या है कि हम खुद से भी काफ़ी काम कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि ये बहुत ट्रॉमेटाइज हो रहा है, ये मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा, ये कर पाऊँगी, देन यू गो टू द प्रैक्टिशनर। तो उसमें जो होता है कि एक जर्नलिंग होता है कि एक एक मेमोरी पहले आप देखो अपने दिन के पूरे। जब हम जर्नलिंग करते हैं तो हमारे दिन के जो निगेटिव एक्सपीरियंसेस है उसको हम लिखते हैं। फिर हमारे थॉट प्रोसेस को जानो कि भैया कौन सी चीज़ है जो मुझे रोक रही है, और अगर वो मुझे रोक रही है तो क्यों रोक रही है, उसके पीछे मेरे बचपन का कौन सा हर्ट है। फिर उस हर्ट को लिख दो। चाहे तो आप लिखते टाइम बहुत रोओगे, बहुत गुस्सा आएगा। अगर गुस्सा आता है तो उसको पूरा लिख दो और चीर फाड़ के जला के फेंक दो, तब जाके वो आपके सिस्टम से रिलीज होगा। और उसके बाद दूसरा जो पन्ना लिखना है हमें, उस पर एक सुंदर सा लेटर लिखना है हमारे बचपन के, उस छोटे से इनर चाइल्ड को एक सुंदर सा लेटर लिखना है। तो आप बता सकते हो कि डियर, जैसे कि मेरा निकनेम स्वीटी है तो मैं लिखूँगी प्रिय स्वीटी, तुम्हारा ये जो हर्ट था मैं महसूस कर पा रही हूँ, बट अभी मैं सक्षम हूँ तुम्हें मदद करने के लिए। उसके हिसाब से हम उस इनर चाइल्ड को हम हील करेंगे। तो ये जर्नलिंग एक रिवाज हुआ। तो मोस्ट ऑफ टाइम आई थिंक मैंने, कल्पना ने और हमारे काफ़ी सारे जो लोग थे, हमारे मेंटर ने हमसे तो रोज़ जर्नलिंग करना ये एक रिचुअल बना दिया था, और उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे हमारे हीलिंग हर्ट्स हील हुए हैं। फिर उसके बाद जो है, आप एक क्रिएटिव ये भी कर सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस करो, आर्ट करो, डांस करो, नेचर में जाओ। जैसे आपको बहुत दुख हो रहा है तो एक पेड़ को आप परमिशन दो, पेड़ से उसको बताओ कि बाबा ये मेरे अंदर बहुत दुख हो रहा है, ये मेरे अंदर बहुत एंगर आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इसको रिलीज़ कैसे करना है, तो आप मुझे हेल्प करोगे क्या। उस पेड़ का आप परमिशन लो और उसको अच्छे से आलिंगन दो, और उसी हिसाब से रोज़ एक एक छोटी छोटी मेमोरीज पे अगर हम काम करेंगे ना, तो बहुत सारा काम हो जाएगा हमारा। तो और जैसे कि हमने बताया कि सेल्फ केयर भी तो इम्पॉर्टेंट है, वो हमने लास्ट सेशन में सब कुछ जाना है। तो ये सारी चीज़ें, अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो, तो मैंने ये टॉपिक बहुत बड़ा है। जो मैं वर्कशॉप करती हूँ वो 5 से 6 दिन का वर्कशॉप होता है, तो उसमें बहुत कुछ कवर होता है। बट मैंने अपने हिसाब से जो ट्राई किया मैं कि 40 मिनट्स जितना मैं समझा पाऊँ। अगर यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो आप पहले ही सवाल पूछ लीजिएगा, क्योंकि बाद में मेडिटेशन के बाद में कल्पना मैं बताना चाहती हूँ कि मेडिटेशन के बाद हम 5 मिनट एक साइलेंट में जाएंगे, जहाँ पे आपको अपनी इनर चाइल्ड को, आपके बचपन को एक लेटर लिखना होगा। फिर उसके बाद 5 मिनट अगर आप चाहो तो आपके अनुभव शेयर कर सकते हो। जब आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो तो हम रिकॉर्डिंग पॉज कर देंगे, जिससे कि सभी लोग जो अपनी प्राइवेट बातें हैं वो इसी ग्रुप में इंटैक्ट रहे, सभी को सेफ फील हो। ठीक है।
एंड उस इसीलिए अगर आपको कोई क्वेश्चंस पहले पूछने हैं तो आप क्वेश्चंस पहले पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हीलिंग के बाद आप जब उस गहरी इसमें जाओगे तो शायद से आप उस इसमें ना रहो पूछने के। तो अगर पूछना है तो पूछिए, फिर अदरवाइज फिर मैं मेडिटेशन की प्रोसेस बताऊंगी। मास्टर, किसी का कोई सवाल है? या प्रज्ञा। प्रज्ञा जी? हाँ जी, प्रज्ञा जी। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जब हम इनर चाइल्ड हील कर रहे होते हैं तो हम इसी लाइफ की बात करते हैं, राइट? या एनी अदर लाइफ? हाँ, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको कहाँ पे लेके जाए हमें पता नहीं होता है। हमारे बहुत सारे जन्मों के, जैसे अभी हम स्पिरिचुअल ग्रुप में हैं इसीलिए मैं पुनर्जन्म की बात कर रही हूँ, बट नॉर्मल जब ग्रुप होता है तो मैं ये बात नहीं करती हूँ। तो उसमें ऐसा होता है कि जो आपका हर्ट है वो सबकॉन्शियसली लास्ट जन्म से भी कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा, और जो आपके बचपन में उसको ट्रिगर किया गया है तो वो और स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो वो मेमोरी कौन सी निकलेगी इसकी गारंटी नहीं होती है, ठीक है। तो वो इस जन्म का हो सकता है या 5 जन्म का हो सकता है, बट ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत प्रभावी इस आपके बचपन की इसमें आया है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या दिखाना चाहता है, कौन सी मेमोरी, क्योंकि ये होता है हमारा, जैसे आपने 7 बॉडीज़ पढ़ा है तो 7 बॉडीज़ में हमारा जो मेंटल इमोशनल बॉडीज़ भी कैरी फॉरवर्ड होता है ना, तो उसमें ये सारी मेमोरीज चलती है। अभी मैं ये चीज़ सिर्फ इसी ग्रुप में बता रही हूँ क्योंकि दूसरे ग्रुप में बहुत लोग मेरे इसमें सारे रिलीजियस के लोग होते हैं, बहुत लोग पास्ट लाइफ पे विश्वास नहीं करते, तो उसके लिए हम सिर्फ बोलते हैं कि जो भी कोई आपकी मेमोरीज हैं जो आपका सबकॉन्शियस आपको दिखाना चाहता है वो मेमोरीज अप होगी। या थैंक यू, होप मैंने आपके सवाल का प्रॉपर जवाब दिया है। हाँ हाँ, मैं बात समझ गई हूँ। अब वो कोई सी भी मेमोरी हो सकती है। एग्जैक्टली, यस। थैंक यू अर्चना। या और मास्टर, किसी का कोई सवाल है? उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे ध्यान में। यस, तो अभी जो है, अभी हम क्या करेंगे, हम एक गहरी मेडिटेशन में जाएंगे। तो आज के हमारे मेडिटेशन में हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें उंगलियों में फंसाना है, नहीं। पैर आपको चाहिए तो आप फोल्ड कर सकते हैं, बट आप अपने हाथ ओपन रखिएगा। जब आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होंगे तो आपको लगता है कि मुझे मेरे टेडी से या मेरे पिलो से एक सेफ्टी चाहिए आपको, तो आप उसको अपने गोदी में लेके बैठिएगा और उसको एक अपना एक सेफ्टी फील कीजिएगा। या फिर बीच में आपको आपके क्रेयॉन, आपके पेन्स आप साइड में रख सकते हैं। अगर बीच में अगर कुछ लगता है अरे ये तो मेरे बचपन की बहुत सुंदर यादें हैं तो मुझे उसको ड्रॉ करना है, तो आप बंद आंखों से ही उसे कुछ तो ड्रॉ कर सकते हैं, वो एक चीज़ है। या अगर आपको बीच में कोई मैसेज आता है या कुछ लगता है कि मुझे ये लिखना है तो आप लिख भी सकते हो। ये पूरे सेशन का, और अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको आनंद लेना है, मुझे वहाँ पहुँचना है और मेरे इनर चाइल्ड से मुझे बात करनी है, तो भी आप कर सकते हो। अभी इसमें एक होता है कि सबके इनर चाइल्ड खराब हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों का बचपन बहुत ही सुंदर होगा, तो तब आप अपनी सुंदर यादों में भी जुड़ सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे सबके खराब यादें होती हैं। कुछ कुछ लोगों बहुत ही अच्छा होता है, बचपन सुंदर होता है, तो आप अपने वो सुंदर बचपन को याद कीजिए और मेडिटेशन में जुट जाइएगा। और जिन लोगों को लगता है कि बाबा मुझे कुछ तो है, कुछ तो मुझे होल्ड बैक कर रहा है, मेरे बचपन का कोई हर्ट है, तो हम जब मेडिटेशन में डीप जाएंगे तो आप अपनी इनर चाइल्ड से जुड़िए। फिर मैं मेडिटेशन में गाइड करूँगी कि आपको कैसे उससे बच्चे से बात करनी है और उसके अनुसार हम जाएंगे।
मैं थोड़ा सा मेडिटेशन शॉर्ट करना चाहूँगी कि आप इस मेडिटेशन को रोज़ या 2-4 दिन में दोहरा दोहरा के आपके छोटे छोटे हर्ट्स को खुद ही से हील कर सकते हो। चलेगा? यस, ओके, थैंक यू। मैं अभी म्यूज़िक शेयर करती हूँ। कल्पना सिर्फ आवाज़ एक बार देख लेना। बिल्कुल बिल्कुल। आवाज़ ठीक है इतनी म्यूज़िक की? हाँ, आ रही है, ठीक लग। ओके। एक सुंदर सी शांति की अवस्था में बैठ जाए, एक आरामदायी पोजीशन में बैठ जाए। आज के मेडिटेशन में हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कैसे बैठना है। सिर्फ सो के ना बैठे, मीन्स सो के ना मेडिटेशन कर रहे। जस्ट अभी हम पहले हमारे सांस के साथ जुड़ना शुरू करते हैं। हमारी अंदर आती हुई सांस और अपने मुंह से श्वास को बाहर छोड़िए। अंदर आती हुई सांस, मुंह से बाहर जाती हुई सांस। हर एक श्वास के साथ हम गहरी अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। अभी हम इस अवस्था को और गहरा जाने की कोशिश करेंगे। हमारे शरीर के तनाव को पूरी तरह से मुक्त करेंगे। हम शुरुआत करते हैं हमारे पैरों की उंगलियों से। हमारी पैरों की उंगलियां, तलवे पूरी तरीके से शांत हो रही है। हमारे पैर पूरी तरीके से शांत और तनाव मुक्त हो रहे हैं। हमारे घुटने, जांघिया पूरी तरीके से शांत और शांत हो रही है। हमारी हड्डियाँ, पैरों की हड्डियाँ पूरी तरीके से शांत। हमारे शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरीके से तनाव मुक्त हो चुका है। पेट, कमर, छाती, पीठ, कंधे, बाजुएं, हथेलियाँ, उंगलियां पूरी तरीके से शांत और तनाव मुक्त हो चुके हैं। गला, मुंह, दांत, नाक, कान, आँखें, माथा पूरी तरीके से शांत, तनाव मुक्त हो चुका है। हम पूरी तरीके से एक सुंदर सी गहरी शांति की ओर जा रहे हैं।
बहुत ही सुंदर शांति का अनुभव हो रहा है और धीरे धीरे अपने सांसों के ऊपर आ जाइए और अपने मुंह से सांस को छोड़िए। अभी हम इमेजिन करेंगे कि हम एक बड़ी सी सीढ़ी पे खड़े हैं और उस सीढ़ी के हर एक पायदान पे जैसे हम उतरते हैं तो एक सुंदर से शांति का अनुभव कर रहे हैं। 10 और शांत। 9 8 7 6 5 5 3 2 1। तो जैसे जैसे हम नीचे आ गए हैं हम पूरी तरीके से शांत। हम एक जगह पे आए हैं, वहाँ पे हमारे स्पिरिट गाइड, एंजल्स, पावर एनिमल हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हम उनको साथ लेके आगे जा रहे हैं और वहाँ पे सामने हमें एक दरवाज़ा दिख रहा है। वो दरवाज़ा हमारे हृदय की ओर जाता है। जैसे ही हम उस दरवाजे को खोलते हैं और अंदर जाते हैं, महसूस कीजिए उस अंदर एक जो रूम है, एक जो कमरा है, उसमें क्या क्या है, कैसा दिख रहा है, कौन सा कलर है और उस कमरे में एक छोटा सा बच्चा आपका इंतज़ार कर रहा है। उस बच्चे को देखो, पहचानो। अगर आपका नाम बचपन में कुछ अलग था, उस नाम से उस बच्चे को बुलाओ, उसको बताओ, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे मदद करने के लिए आई हूँ। मुझे बताओ कि क्या हो रहा है तुम्हारे मन में। आप देखिए वो बच्चा हंस रहा है या दुखी है। अगर हंस रहा होगा तो उसको पूछो उसे क्या शेयर करना है आपसे। अगर वो बच्चा दुखी है, उस बच्चे को कुछ तकलीफ है, तो सुनो उस बच्चे को वो क्या कहना चाहता है। अगले 2 मिनट
मैं शांत रहूंगी। आप उस बच्चे से बात करो, पहले सिर्फ उसका रोना सुनो, उसकी कहानी सुनो, उसको क्या कहना है आपको। और अगर वो बच्चा बहुत अच्छे इसमें है तो उसे इनकरेज करो कि वो और अच्छी अच्छी मेमोरीज आपको बताए। महसूस करो उस बच्चे का मन, वो अगर आपको कहीं और लेके जाना चाहता है तो उसके साथ जाओ। वो कहीं तो आपका बचपन का घर तो नहीं, आपके दादा दादी का घर हो सकता है, आपके नाना नानी का घर हो सकता है। अगर आपको रोना आ रहा है, आंसू आ रहे हैं तो आने दीजिए। अपने पीलों को, अपने टेढ़ी को आप हग भी करके बैठ सकते हो। पूरी तरीके से रो लीजिएगा, हंसना है तो हंस लीजिएगा। अगर कोई घटना है तो उस बच्चे का हाथ पकड़ लीजिएगा, उसको बताइएगा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ पूरी तरीके से सुरक्षित हो। उसे पूछिएगा, उसे उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में क्या चाहिए था, उसकी क्या ज़रूरतें थी उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में। उसको प्यार चाहिए था तो उसको प्यार दो, उसको सम्मान चाहिए था तो सम्मान दो। उसको अपनी बात कहनी थी बट कोई सुन नहीं रहा था, तो उसको हिम्मत दो वो बात कहने के लिए। उसको बताओ, आज मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रही हूँ। आज खुल के अपने मन की बात बता दे। अगर उसे गुस्सा निकालना है
तो उसको बोलो, जितना गुस्सा निकालना है निकाल दो। ये गुस्सा हमारे काम का नहीं है, वो अभी हमारे शरीर से, मन से पूरे तरीके से बाहर आना चाहिए। कोई दुख है तो मुझे बताओ, मैं हूँ। उसे लगता है आप उसे गले लगाओ, उसे चाहिए तो गले लगाओ, उसे किस करना है तो किस कीजिए। उस बच्चे को पूरी तरीके से विश्वास दीजिए कि उसका सुनने वाला, उसका ख्याल रखने वाला इस दुनिया में कोई तो है, उसका रिस्पेक्ट करने वाला कोई तो है। उसकी भावनात्मक गरज पूरी करने के लिए कोई तो है। अगर वो चिल्लाना चाहता है, बताना चाहता है कि मेरे साथ ये ठीक नहीं हुआ, तो उसको बताने दो। अभी उस बच्चे की आंखें पूछो, आपके पॉकेट में एक लॉलीपॉप होगा, उस बच्चे को वो लॉलीपॉप दो। या जो भी कोई बचपन में आपको पसंद हुआ करता था, जो भी टॉफीज, कैंडीज जो आपको पसंद हुआ करती थी, वो उस बच्चे को दो। उसके चेहरे की उस मुस्कुराहट को देखो, उसको पूछो, मेरे साथ आना चाहता है, मेरे साथ आना चाहती हो? अगर वो हाँ बोल रहा है, बोल रही है, उसे अपने साथ लेके चलो। आप उस बच्चे को लेके एक सुंदर से बगीचे में आए हैं। वहाँ पे वो सारी खिलौने हैं जो आपको बचपन में चाहिए थे, बट वो मिली नहीं थी। आज वो सारी खिलौने उस बच्चे को दो। कोई आपकी पसंदीदा गुड़िया थी, सॉफ्ट टॉयज था, गाड़ी थी, छोटे छोटे बर्तन खेलने के लिए चाहिए थे, वो है। कभी आपको कोई ड्रेस बहुत पसंद आया था, बट आपको
को मिला नहीं था, तो वो ड्रेस उस बच्चे को दो। कभी स्कूल जाते टाइम मुझे ऐसा लंच बॉक्स चाहिए था, ये वाटर बोतल चाहिए थी, दूसरे बच्चे के पास थी बट मुझे नहीं मिली, वो उस बच्चे को दो। कोई कंपोज बॉक्स चाहिए था, वो दो। कलर्स, बलून्स, बहुत लोगों के ज़िंदगी में उनका जन्मदिन कभी नहीं मनाया गया। आज उस बच्ची को बताओ, मैं तुम्हारा जन्मदिन मना रहा हूँ, मना रही हूँ। उससे वो केक कट करवाओ, वो सारी चीज़ें, वो सारी खुशियाँ जो बच्चा चाहता है, उसको सब कुछ दो। धीरे धीरे आप उस बच्चे को अपने साथ लेके चलो। एक सुंदर सा बड़ा सा पिंक कलर का, एक गुलाबी कलर का सुंदर सा एक हृदय शेप, हार्ट शेप दिख रहा है आप दोनों के बाजू। आप उस बादाम में जा रहे हो, उस बच्चे को गले लगा रहे हो, उसे बहुत सारा प्यार कर रहे हो और उसको बताओ, ये तुम्हारी हंसी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हारा वजूद, तुम्हारा अस्तित्व मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तू जैसा भी है, मैं तुम्हें स्वीकारता हूँ, स्वीकारती हूँ। तुम प्यार का भंडार हो। तुम्हारे एक हंसी के लिए मैं बहुत प्यार दूंगा। तू जैसा कैसा है वो तू मेरा है और मैं तुम्हें स्वीकारता हूँ। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें बहुत सारा आत्मविश्वास है, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारे साथ लोग
एक सुंदर प्यार का अनुभव करते हैं। तुम सिर्फ खुशियाँ देना, खुशियाँ बांटना जानते हो। तुम्हारे अंदर एक सुंदर सा मन है। तुम्हारे अंदर एक सुंदर सा, शक्तिशाली बट कोमल सा इंसान है। तुम्हें अपनी सारी हुनर और उसकी कैपेसिटी का आकलन है। तुम्हें पता है तुम अपनी रियल पावर में क्या क्या कर सकते हो। तुम एक डिवाइन एनर्जी हो। तुम भगवान का एक अंश हो। ये यूनिवर्स ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है प्यार के लिए। तुम्हारे पास भरपूर प्यार है। तुम अपने आप में एक परिपूर्ण हो। और धीरे धीरे वो बच्चा आपके हृदय के अंदर सम्मिलित हो रहा है और आप वो पूरी ताकत के साथ अपने स्पिरिट गाइड, पावर एनिमल, अपने मेंटर्स को प्रणाम कर रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आज मैं अपनी प्योर सेल्फ में आया हूँ। अपने आप से जुड़ा हो। और धीरे धीरे आप उस सीढ़ी के एक एक पायदान पे पैर रख रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 और इस अटूट शक्ति के साथ आप धीरे धीरे आपकी भौतिक चेतना में वापस आ रहे हैं। आप अपने हाथों को महसूस कीजिए। जहाँ पे आप बैठे हैं उस कमरे को महसूस कीजिए। अपने पैरों की उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे महसूस कीजिए। अगर आपको आपकी आंखें खोलने की इच्छा नहीं होगी तो आप और 5 मिनट इस अवस्था में बैठ सकते हैं। जिनको बाहर आना है
उनके लिए धीरे धीरे उंगलियां, पैरों की, हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाइए। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे पे रगड़िए एंड अपने आँखों पे हथेलियों को रखिए। 5, 4, 3, 2, 1। अपनी आँखें अपनी हथेली में खोलिए। फिर से बंद करनी है तो बंद कर लीजिए। और इसी दिव्य शक्ति के साथ अगर आपको अपने बचपन को एक लेटर लिखना है, एक पत्र लिखना है, तो अगले 5 मिनट में आप वो पत्र लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि मैं चित्र निकाल के उसको और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। अभी पूरे 5 मिनट हम एक शांति की अवस्था में और जो अभी हमने अनुभव लिया है उसको पूरी तरीके से हमारे आप में उतारेंगे। मैं अपने आप को 5 मिनट के लिए म्यूट करती हूँ। जो लोग गहरी अवस्था में थे उनको पता नहीं क्या करना है, उनके लिए मैं फिर से बताती हूँ। आप अपने बचपन के लिए एक पत्र लिखिएगा और अगर आपको लगता है पत्र से ज़्यादा आप कोई चित्र निकाल के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो कीजिएगा।
अर्चना जी अब म्यूट हो। थैंक यू, सॉरी सॉरी। थैंक यू, थैंक यू। जो अभी भी इस ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, वो धीरे धीरे उससे बाहर आ जाइए। अपने हाथों को खोल के हाथों को रब कीजिए और 5 तक गिन के आराम से बाहर आ जाइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप अपने आप से जुड़ने के लिए तैयार हुए। अपने आप का शुक्रिया कीजिए कि आपने अपने अंदर झांकने की कोशिश की और इस lots of gratitude to all the divine energies and universe to help us for this healing journey. Thank you, thank you, thank you. थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिएगा। ओवर टू यू कल्पना। थैंक यू। इसको रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देते हैं मास्टर सभी, और यूट्यूब लाइव को भी हम थोड़ा सा